अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। बढ़ती हुई महंगाई, अवाम की नज़रें बजट पर। क्या बजट अवाम दोस्त होगा या IMF दोस्त? बजट 2021-22 अवाम पर कितने टैक्सेस लगेंगे और तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं, लेकिन महंगाई फिर भी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है और रेवेन्यू और माशी इस्तेहकाम के कितने इम्कानात हैं? दूसरी तरफ कोरोना से होने वाले माशी नुकसान का इजाला करना होगा। क्या बजट में कोरोना के हवाले से कोई तरजीहात शामिल होंगी या नहीं? अगर हम अपोजिशन की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, और उन्होंने कहा कि जितने भी एदाद व शुमार हुकूमत ने पेश किए हैं तमाम के तमाम गलत हैं, हम अपना बजट लेकर आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क को नुकसान हो रहा है और हमारी इकॉनमी बैठ गई है। इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने जाली तरीके से इकॉनमी को मैनेज किया हुआ था, हेज किया हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और आज चूँकि पूरी दुनिया कोरोना ज़्यादा माहौल में है और पाकिस्तान उसमें भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की ये गलत पॉलिसियाँ ना होती तो हमारी इकॉनमी आज बहुत हद तक बेहतर हो सकती थी। अवाम की अगर हम बात करें, अवाम परेशान हैं बढ़ती हुई महंगाई से। हुकूमत की जो टीम है, वज़रा हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं। अगर तो इशारे मस्बत हैं तो आम आदमी की दस्तरस से चीज़ें बाहर क्यों होती जा रही हैं? तरक्की क्यों नहीं हो रही? आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे? और हुकूमत के जो माशी जादूगर हैं वो दावे कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें मस्बत हैं और ये बजट आवाम के लिए उम्मीदें लेकर आएगा और हम खुशखबरियाँ सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते थे कि आपने घबराना नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और सब्र करें। कब तक आवाम सब्र करेंगे? और चूँकि अब चीज़ें आवाम के हाथ से भी निकलती जा रही हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। आप सीनियर माशी तज्ज़ियाकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, FPCCI की नुमाइंदगी करते हैं और कराची चूँकि मुल्क का माशी हब है और कराची में की जो इश्यूज़ हैं, कराची के बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनका हमेशा हाईलाइट करते हैं। खुशामदीद कहते हैं ज़ुबैर साहब, आप खुश हो गए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शारिक वक़ार साहब। हमारे माशात हैं, टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें और इकॉनमी की बात करें, बड़ी गहरी नज़र है आपकी। खुशामदीद कहते हैं शारिक साहब, आपको भी हो गए। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, किस तरह देखते हैं हुकूमतें कोई भी हों वो दावे करती हैं कि हमारे जो इशारे हैं वो बड़े मस्बत जा रहे हैं, उनके जो टीम है, माशी टीम, वो भी बड़े दावे करती है। सही मानों में चूँकि आप कराची में बिज़नेस कर रहे हैं, आप समझते हैं बिज़नेस को, आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है वो ये बजट भी और अगले जो 2 साल हैं उसमें कुछ खुशखबरियाँ सुनाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत के जो गुज़िश्ता 2.5 साल थे वो मैं कहूँगा कि मईशत के हवाले से बहुत सख्त थे। लोग महंगाई का शिकार रहे और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की कीमतें बराबर बढ़ती चली गईं और एक आम आदमी या कम आमदनी वाले आदमी की पहुंच से बाहर चली गई। ठीक। आप अगर आटे की मिसाल ले लें तो आटे की कीमत कितनी बढ़ी, फिर उसके बाद चीनी, उसके बाद तमाम खाने पीने के अपना तेल या घी, सब चीज़ों की कीमतें जो हैं बराबर बढ़ती चली गई। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर जो कम होती चली गई और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है काफ़ी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ रही है, आवाम से भी और अपोजिशन से भी। अब जो बकाया 2 साल रह गए हुकूमत के पास, एक ये बजट पेश करेंगे, उसके बाद अगला बजट, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। इन्हें कुछ ना कुछ पब्लिक को रिलीफ देना होगा। ठीक। पब्लिक के पास महंगाई को बर्दाश्त करने की जो भी लिमिट्स थी वो क्रॉस हो चुकी हैं। सही। आप कह रहे पब्लिक को रिलीफ देना होगा, लेकिन IMF रिलीफ देने को तैयार नहीं है। और शौकत तरीन साहब ने ये चीज़ एडमिट की है कि उनसे पहले IMF के पास जिन शराइत पर पाकिस्तान की हुकूमत गई है वो बड़ी सख्त शराइत थी, नहीं जाना चाहिए था। कैसे मैनेज करेंगे? एक तरफ IMF का प्रेशर है, एक तरफ आवाम का प्रेशर है। हमें तो यही लग रहा है कि शायद आवाम ही को कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे चुकी है। अब जो ये हुकूमत का काम है, शौकत तरीन साहब का काम है कि वो IMF को समझाए कि फ़िलहाल कम अज़ कम इस साल के अंदर आवाम मज़ीद कुर्बानी नहीं दे सकते,
जिसका इशारा शौकत तरीन साहब ने खुद किया कि ना वो बिजली महंगी करेंगे ना गैस महंगी करेंगे। वरना पहले था कि जी बिजली इतनी महंगी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन खुद ब खुद उन्होंने कहा जी मैं इस साल में कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ऐसे ही दावे करती है। खान साहब भी यही दावे कर रहे थे, फिर उनको मजबूरन यू टर्न लेने पड़ते हैं, मजबूरन कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। शारिक वकार साहब, किस तरह देखते हैं आप, अगर हम बिज़नेस की बात करें और आवाम की बात करें, आवाम परेशान है और बजट से उम्मीदें हैं लोगों को, और थोड़ा सा एक होप भी है कि शायद अगले 2 साल जो है वो अच्छे हों, चूँकि पाकिस्तान कोविड-19 के बावजूद जिस तरह सस्टेन कर रहा है और जिस तरह बेहतरी आ रही है, इशारे मस्बत जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है आवाम की, लेकिन रोटी कपड़ा बुनियादी चीज़ों से अभी भी उनकी दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताता हूँ, जैसे दोपहर साहब ने भी फरमाया, अब इस वक्त जो 6000 अरब का टारगेट IMF की तरफ से आ रहा था, और पिछले हमने क्लोजिंग ईयर में भी 4000 अरब 4 ट्रिलियन कवर किया है। तो मैं इस बात पे ज़रूर जी हेड्स ऑफ टू पाकिस्तानी सिटीज़न या पाकिस्तानियों को इस बात पर कि उन्होंने 4 ट्रिलियन का टारगेट भी कवर किया, और मैं समझता हूँ कि हम 6000 या 6 ट्रिलियन का टारगेट भी हमारे लोग कवर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है अगर हमें दिया जा रहा है। बात सिर्फ यही है कि आम आदमी जो है वो तो क्या मांग रहा है, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग उसे आसान कर दी जाए, उसे बिजली सही मुनासिब दाम पर मुनासिब वक्त पे मिल जाए। ये ना हो कि 6-6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहा हो, वो बेचारा डीजल की और पेट्रोल की लाइन में लगा रहे। ठीक है, दूध, दही, आटा, दाल, चीनी, ये आप उसे मुनासिब कीमत पे दे दीजिए। उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जी आपने किस शराइत पे क्या कर दिया था, आपने फौरन जगह के वीज़े खुलवा दिए। वो तो कह रहे हैं मेरी बुनियादी चीज़ें मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक, अभी प्रोग्राम से पहले आप पानी के लिए भी बात कर रहे थे, तो पानी वक्त पर दे दीजिए। सही, ये चीज़ें चाहिए। और हर साल बजट से तो हमारी तमाम लोग यही उम्मीद लगा के करते हैं और यही दावे होते हैं सबके कि जी अवाम दोस्त बजट होगा। ठीक है, होता नहीं है। एट दी एंड ज़ाहिर सरकार को टारगेट भी कवर करना है, और ये एक बड़ी बात है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कि आप पेंडेमिक में गुजरे, 1 साल गुजरा, हम पेंडेमिक में से भी मुकाबला कर रहे हैं। आप भारत को देख लीजिए, -7.4 पे चली गई और हम माशाल्लाह पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जो आज हम क्लेम कर रहे हैं कि 3.94 आ गई। कुदरती अमर शामिल है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी इसमें, या थी प्लानिंग आपको लगता है? सेकेंड जी, कुछ डिसीजन तो राइट टाइम पे हुए जब खोल दी गई थी, और कुछ शायद अल्लाह की तरफ से ज़रूर यकीनी तौर पर है कि हमारे यहाँ शायद इतने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो आप देख लीजिए वेस्ट में भी देख लें, चाहे वो अमेरिका हो गया और UK हो गया, उनके हालात देख लेंगे, इतना अच्छा उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम, उसके बावजूद वो रहे। और हम लोग जो है जिन हालात में रहते हैं, स्पेशली इन कराची में, ठीक है, जिन हालात में हम लोग रहते हैं ना, सफाई सुथराई का निज़ाम है, सब कुछ है, फिर भी हमारे यहाँ सब कुछ कंट्रोल में रहा। तो ये बहरहाल एक डिसीजन भी यकीनी हुए, लोगों ने काम भी किया और हमें एक पॉजिटिव। टैक्सेस की अगर मौजूदा बजट की बात करें तो क्या आपको लगता है कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टैक्सेस बढ़ सकते हैं, और उस आम आवाम उससे कितना मुतासिर होंगे? देखें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी जैसे वो कुछ एरियाज़ में बात कर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स में जो है वो उनको छूट दे दी जाएगी। असल में जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है जो कवर करता है, तो वैसा वुड एग्री नहीं कि वो विद होल्डिंग टैक्स से ही बचते हैं जाके। अगर वो इमीडिएटली हटा दिया जाए तो शायद टैक्स भी ना आए। अगर आप ये 6000 अरब का 220 मिलियन लोगों पे एवरेज आउट करें तो 27,800 रुपये बन जाता है। ठीक, उसको आधा कर दीजिए, जो लोग काम करते होंगे तो वो 54,000 बन जाता है। तो मेरे ख्याल है आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन इसको रैशनल करने की ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, प्रॉपर तरीके से प्लान आउट कर किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये नहीं है, हम लोग नंबर नहीं देखते, हम ये कहते हैं अच्छा पिछली दफ़ा इसमें इतना रेवेन्यू आया था, 1% और बढ़ा दो। चले ठीक, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब बाकर अब्बास जाफरी साहब ने। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, आप पाकिस्तान की इकॉनमी को समझते हैं। बहुत शुक्रिया बाकर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं मौजूदा जो बजट आने वाला है, आवाम की बड़ी नज़रें हैं इस बजट पर, आप समझते हैं क्योंकि एक तरफ IMF का प्रेशर है, दूसरी तरफ आवाम का प्रेशर है, क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स को अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज होने के बाद अब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे जा रही है। अगर आप करंट अकाउंट के फिगर्स देखें, आप ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को देखें, तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस करेगी नेक्स्ट, बिकॉज अब इलेक्शन ईयर भी आने को है। अब अगर हुकूमत को देखा जाए तो 1 ही साल बाकी है, यहाँ पे दे हैव टू परफॉर्म, और परफॉर्मेंस के ऊपर जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उनका भी ग्रोथ ड्रिवन एजेंडा है। तो आई बिलीव कि यहाँ से ग्रोथ ड्रिवन बजट ही होगा, और टैक्सेस जो होंगे वो रैशनलाइज होंगे,
मेरा नहीं ख्याल है कि ग्रोथ सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन का ताब या एनर्जी प्राइसेस का ताब लेकर आएंगे। आई बिलीव दैट दे विल फोकस मोर टुवर्ड्स अ ग्रोथ ड्रिवन बजट, जिसमें पीएसडीपी की ज़्यादा एलोकेशन की जाएगी और जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी एलोकेशन बढ़ा दी जाएगी। ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम में बेहतरी आई है, गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में इकॉनमी बॉटम आउट होकर अब ग्रोथ की तरफ जा रही है। आम आवाम को किस तरह फ़ायदा होगा, अगेन द इन्फ्लेशन नंबर जो अभी लेटेस्ट आया है वो 10.9% है ऑलमोस्ट, सो वो जुलाई से कम होने के इम्कान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यही कह रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स पीक आउट हो गए, अब यहाँ से स्टेबलाइज होंगे। 5 से 7% का लॉन्ग टर्म का इनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन को अभी भी बरकरार रख रहे हैं। तो डिस्काउंट रेट अगर कम रहता है और बिजनेस को ग्रोथ देते हैं तो इवेंचुअली वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की सूरत में सामने आएगा। सो ओवरऑल व्हाट डेटा इज सजेस्टिंग हियर इज कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर विल बी अ ग्रोथ ईयर जिसमें 5% जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत भी यही दावा कर रही है कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा, खुशहाली का साल होगा, लेकिन अपोजिशन के जो दावे हैं वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम अपना बजट लेकर आएंगे। हुकूमत जो दावे कर रही है, जो फिगर्स दे रही है, नंबर्स जो सामने ला रही है, ये सारे फेक हैं। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं अपोजिशन की इस बात से? देखिए, जिस दिन अगर ऑपोजिशन खड़े हो जाए और हुकूमत की तारीफ करना शुरू हो जाए तो आप समझिएगा क़यामत आ गई है, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, जो डेटा को अगर आप एनालिसिस करें तो जब इकोनॉमी के नंबर ख़राब थे पीटीआई की गवर्नमेंट के, तो बिल्कुल ख़राब थे। अब जब नंबर बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरी की तरफ ही इशारा करेंगे। सो लेट्स फॉलो द डेटा। मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लिए अब मुश्किलात इसलिए हैं कि अगर वो पिछले 2 साल में हुकूमत नहीं गिरा पाए और अब ये ग्रोथ ड्रिवन बजट भी लेकर आ रहे हैं और इकोनॉमी के अंदर अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी या मुजाहिरे थे इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, ऑपोजिशन भी टूट फूट का शिकार है, तो यहाँ से इनके पास कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रहता कि अब वो हुकूमत को इन द मिडल डिस्टेबलाइज करें। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले किया है, आई बिलीव कि यहाँ से उन्होंने जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको फोकस किया है, उसको सपोर्ट दी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ भी की, बट इसके बावजूद उन्होंने एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए इकॉनमी को बूस्ट दिया है और करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया है। तो यहाँ से हुकूमत डिस्टेबलाइज करना भी बहुत मुश्किल है। और जो नंबर बता रहे हैं आपको, अगर ये इसी ग्रोथ प्लान पे चलते रहे तो 5% जीडीपी ग्रोथ के पास उसका अगेन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट में भी पड़ेगा। ओवरऑल आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। गोइंग फॉरवर्ड इन द इलेक्शन ईयर इट विल बी टफ फॉर द ऑपोजिशन टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है बाकर, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में पैनलिस्ट मौजूद हैं, ज़ुबैर तुफैल साहब हैं और शारिक वकार साहब हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। ज़ुबैर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, बाकर साहब भी कह रहे हैं कि लग ये रहा है कि चूँकि हमारी जो इकॉनमी है वो मोमेंटम जो है वो पकड़ चुकी है, माहौल बन रहा है, और अगर थोड़ा सा इसी तरह इन्होंने सस्टेन कर गए तो अगला साल और जो आखिरी साल होगा हुकूमत का वो बेहतर हो सकता है। आप मुत्तफिक हैं इनकी बात से? मैं समझता हूँ बाकर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हुकूमत हर वो चीज़ जो उसके पास अवेलेबल होगी वो लोगों को देगी, सही, और अगर जो नहीं भी होगी तो मज़ीद कर्ज लेके भी देगी। ठीक, उनको जो है इलेक्शन का भी पता है कि इलेक्शन से पहले गालिबन ये उनका आखिरी बजट होगा, या हो सकता है कि इसके बाद एक बजट और आए, लेकिन ये जो साल है ये बहुत अहम साल होगा। ठीक है, और इस अहम साल में जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था पिछले साल का, वो गुजर चुका है। ठीक है, और उस जो मुश्किल वक्त था उसको गुजारने में मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक का बहुत अहम रोल था। स्टेट बैंक ने जो कोरोना या कोविड के बावजूद मईशत को जो ऐसा सपोर्ट दिया, सनतों को सपोर्ट दिया, और उन्होंने फिर जो अपना एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 7% के ऊपर तकरीबन बरकरार रखे। उसकी वजह से जो है हमें मईशत इतनी बुरी नहीं हुई जितनी हो सकती थी, या जो जी वो लग रहा था, तो उसमें काफ़ी बेहतरी। तो इसमें मैं कहूँगा कि स्टेट बैंक का और गवर्नर स्टेट बैंक का बहुत अहम रोल है। उन्होंने मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने में अहम रोल अदा किया। शारिक साहब, आप किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इनिशिएटिव था उसने बहुत सपोर्ट किया और उसकी वजह से भी इकॉनमी को बूम मिला, बूस्ट मिला। आप समझते हैं कि इस तरह के जो हुकूमती इक़दाम हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए? बेशक, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ रिस्पॉन्स आया, हमारे ओवरसीज़ ने जो है उसके ऊपर जो पैसा भेजा, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा हमारा फॉरेन रिज़र्व जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा हम डॉलर को कंट्रोल कर सकेंगे। वैसे भी जो आप ये देखिएगा, जो उन्होंने फ्लोटिंग रेट की पॉलिसी रखी थी, एकदम जो है 180 डिग्री का चेंज आ गया, 168 तक पहुंच गया, और अब माशाल्लाह डॉलर जो है वो 155 154 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो ये इंटेक आया, और फिर एक दूसरी बड़ी वजह ये है कि कोविड की वजह से जो है वो एजुकेशन सेक्टर थोड़ा सा हिट हुआ है, तो वो रेमिटेंसेज जो है वो बाहर नहीं जा रही।
तो मतलब पैसा बाहर नहीं जा रहा, आउटफ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा है, इनफ्लो ही आ रहा है, तो वो एक डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप लिया, उसको आई गेस इसे बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। और बात ये है कि जो ग्रोथ फैक्टर की बात हो रही है, तो अब तो ग्रो करना ही है, क्योंकि जो स्टार्ट लिया था, और जब भी आप ये भी देख लें कि इंडस्ट्रीज़ में भी है, जब आप कोई चेंजेस लेकर आते हैं तो पहले थोड़ी सी डिप आती है, फिर उठना शुरू होता है। तो डिप जो का वाला पीरियड जब वो गुजर गया, अब तो ग्रो करना ही करना है, आगे ही जाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी तो ग्रो करती हुई नजर आ रही है, ग्रो करती हुई नजर। अच्छा बाकर, किस तरह, चूँकि आप डेटा को समझते हैं, जीडीपी के वाले से लेकर एक बहस छिड़ गई है कि हुकूमत ये अचानक कहाँ से नंबर्स लेकर आ गई, आपको लगता है कि वाकई में सही मानों में जीडीपी में इजाफा हुआ है? देखिए, आप अगर एनालिसिस करें तो 2 ट्रिलियन रुपीस का स्टिमुलस का क्वांटम है पूरा स्टेट बैंक की जानिब से, और वो कुल मिला के है ही अराउंड 5% ऑफ द जीडीपी का। तो अगर 5% ऑफ द जीडीपी आप स्टिमुलस के अंदर दे देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आना शुरू होता है, तो आप वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ से 3.5 से 4% वैसे ही नजर आ जाती है आपको। ओवरऑल अगर लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा उठा के देखें तो हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले 7 महीनों में कंटिन्यूसली ग्रो आई है इकॉनमी। ओवरऑल जो 5 से 6 साल का आपका इकोनॉमिक साइकिल होता है, उसका बॉटम पहले ही लगा चुकी थी 1.5 साल पहले, और हमने देखा था उससे वहां से ग्रेजुअली कोरोना भी वहीं से आपको हिट किया था और इकॉनमी बॉटम भी वहीं लगा दी थी। तो इकॉनमी ने एक स्ट्रॉन्ग बॉटम लगाया और वहां से इकॉनमी रिकवर कर रही है। तो आई थिंक इस पे क्वेश्चन मार्क उठाना डेटा की वाइज जो है, इट्स स्टिल प्रीमेच्योर। I still believe that the economy will grow. It's a pure economic theory. इकोनॉमी बॉटम आउट होकर अब रिकवर कर रही है, और उसके साथ साथ अगर आप 2 ट्रिलियन रुपीस का स्टिमुलस भी दे देते हैं थ्रू स्टेट बैंक एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा लें तो रिफ्लेक्ट होगा जीडीपी ग्रोथ रेट फिगर्स में। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाकर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और इस पे मज़ीद बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बेहतर होगी, बजट कितना आवाम दोस्त होगा, IMF की पॉलिसी से पाकिस्तान के आवाम पे कितना असर अंदाज होगी। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।